हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्रैक्टिस सेट मैंने लगाया था लाइव, वो मैं लाइव नहीं ले पाई, इसलिए मैंने सोचा इसे रिकॉर्डेड डाल दूं। पढ़ने से मतलब है लाइव हो या रिकॉर्डेड, आपको मिलनी चाहिए वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल्ड है, इस वजह से मैं लाइव नहीं ले पाई। सो मैंने उस लाइव वाला सेशन जो है वो मैं रिकॉर्डेड देने जा रही हूँ। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए ही ये आपके क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस सेट करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोयम हॉक रोस्टिंग। ये जो हॉक रोस्टिंग नाम की कविता है ये किसने लिखा है? टीड ह्यूज की, एलियट की, लार्किन या फिर लेविस? किसने? लुइस किसने लिखा है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेड ह्यूज, इन्होंने ही लिखा है। टेड ह्यूजेस, इन्होंने ही लिखा है ये हॉक रोस्टिंग नाम की कविता। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन है, हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। इन विच ईयर टेड ह्यूजेस बिकेम पोएट लॉरिएट? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस ईयर में टेड ह्यूज जो हैं वो पोएट लॉरिएट बने थे, कौन से ईयर में ये बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 1984 में ये क्या बने थे? पोएट लॉरिएट बने थे। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। इन विच ईयर द इमेजिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड? तो किस ईयर में ये जो इमेजिस्ट मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था? कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ था इमेजिस्ट मूवमेंट? तो किस ईयर में ये स्टार्ट हुआ था? राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा 1912 में। 1912 में इमेजिस्ट जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो स्टार्ट हुआ था 1912 में। नेक्स्ट वन पे आते हैं। विच मूवमेंट इज़ नोन फॉर एग्जैक्ट इमेजरी एंड क्लियर शार्प एंड लैंग्वेज? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मूवमेंट था जो एग्जैक्ट इमेजरी यानी कि सटीक कल्पना, एंड क्लियर यानी कि और स्पष्ट, शार्प लैंग्वेज यानी कि तीखी भाषा के लिए जाना जाता है। कहा जा रहा है कि कौन सा मूवमेंट था जो सटीक कल्पना, स्पष्ट, तीखी भाषा के लिए जाना जाता है? कि इमेजिज्म है या फिर रेफेलाइट मूवमेंट है या ऑक्सफोर्ड है या सिम्बॉलिज्म है? कौन सा वो मूवमेंट था? सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, इमेजिज्म। कौन सा मूवमेंट था? इमेजिज्म था। इसमें क्या था? एग्जैक्ट इमेजनरी थी यानी कि सटीक कल्पना थी, स्पष्ट था, तीखी भाषा का यूज़ करते थे, इमेजिज्म। ओके, नेक्स्ट वन। हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ इमेजिज्म मूवमेंट? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इमेजिज्म मूवमेंट के सबसे लोकप्रिय कवि कौन थे? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एजरा पाउंड थे। हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, ज़्यादा हम इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट वन पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस मूवमेंट को प्रथम संगठित आधुनिकतावादी साहित्यिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है? मतलब विच मूवमेंट इज़ नोन एज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट? कौन सा मूवमेंट है जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रथम संगठित आधुनिकतावादी साहित्यिक आंदोलन के रूप में। ओके, नेक्स्ट वन। हु हैड अ विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट विद नॉन ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म्स? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे वो विधाओं के साथ प्रयोग करने की इच्छा किसमें थी? यानी कि किसमें था जो नॉन ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म्स को मतलब यूज़ करते थे? गैर पारंपरिक पद विधाओं के साथ प्रयोग करने की इच्छा किसमें थी? इमेजिस्ट में थी कि सिम्बॉलिस्ट में थी कि रोमांटिक्स में थी कि इन सभी में थी? यानी कि इमेजिस्ट कल्पनावादी में थी, प्रतीकवादी में थी या फिर रोमांटिक्स में थी? किस में थी? जो आपके नॉन ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म्स का यूज़ करते थे, उनकी विधाओं को यूज़ करते थे। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, इमेजिस्ट थी। ओके, नेक्स्ट वन। थोड़ा सा टाइम मैं दूंगी क्योंकि आप लोग भी अपना आंसर ज़रूर इसमें देखते हैं कि स्कोर करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव नहीं हैं। इन विच ईयर डेज इमेजिस्ट वॉज पब्लिश्ड? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए? ये पूछा जा रहा है कि किस ईयर में जो डेज इमेजिस्ट थे वो पब्लिश हुए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 1914 में हो जाएगा, क्योंकि डेज इमेजिस्ट जो है वो एक एंथोलॉजी है जिसको एडिट किसने किया था, ये ध्यान रखिएगा, एडिटेड बाय
एजरा पाउंड। ओके, एजरा पाउंड के द्वारा ये एडिटेड हुआ था एंड पब्लिश ये कब हुआ था, तो 1914 में ये पब्लिश हुआ था और ये फर्स्ट एंथोलॉजी था इमेजिज्म मूवमेंट का। ठीक है, जो ये पब्लिश हुआ था द ग्लीब में, कब, फरवरी, ये आपने ध्यान रखना है, फरवरी 1914 में। ओके, चलिए फिर इतना बहुत हो गया ज़्यादा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच मूवमेंट इज़ नोन एज एंग्लो अमेरिकन पोइट्री ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस मूवमेंट को 20वीं सदी की शुरुआत की एंग्लो अमेरिकन कविता के रूप में जाना जाता है, किस मूवमेंट को। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, इमेजिज्म को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट वन है एट द टाइम ऑफ बिगनिंग ऑफ इमेजिज्म हु वर कंसिडर्ड द पैरागॉन्स ऑफ पोइट्री। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कल्पनावाद की जो शुरुआत थी उसके समय काव्य के प्रतिमान किसे माना जाता था। जब इमेजिज्म की शुरुआत थी उस समय पोइट्री के पैरागॉन्स किसे माना जाता था, लॉन्गफेलो की टेनिसन को या इन दोनों को। सो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों को ही माना जाता था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और वर्ड टू रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। कहा जा रहा है कि किसी अमूर्त विचार को प्रस्तुत करने के लिए किसी वस्तु या शब्द का उपयोग करने की कला का अभ्यास है। किस में है, ऐसा किस में होता है, सिम्बॉलिज्म में होता है कि इमेजिज्म या ह्यूमर ज़ोरो में या नन ऑफ दिस, किस में है। सो राइट आंसर सिम्बॉलिज्म में है। ये सब चीज़ें किस में है, सिम्बॉलिज्म में हम पाते हैं, यानी कि प्रतीकवाद में पाते हैं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन पे आते हैं। विच कैन हैव अ सिम्बॉलिक मीनिंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिम्बॉलिक मीनिंग का क्या मतलब है, ये मतलब जिसका प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है, किस इसका सिम्बॉलिक मीनिंग का, एक्शन की, पर्सन की, प्लेस की, ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर यहाँ पे सभी हो सकता है, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, सिम्बॉलिज्म इज ऑफन यूज्ड बाय राइटर्स टू मेक दियर राइटिंग। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो सिम्बॉलिज्म का उपयोग, सिम्बॉलिज्म का जो यूज़ अक्सर लेखक अपने लेखन के लिए करते हैं। मतलब सिम्बॉलिज्म का यूज़ जो है वो अक्सर राइटर्स वो अपने राइटिंग के लिए करते हैं। किस राइटिंग की, क्लासिकल, बोल्ड, इम्प्रेसिव, ट्रू, क्या बनाने के लिए, ये पूछा जा रहा है। तो इम्प्रेसिव बनाने के लिए राइटर अक्सर क्या करते हैं, सिम्बॉलिज्म का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन, विच फिगर ऑफ स्पीच यूजेज इन सिम्बॉलिज्म। तो सिम्बॉलिज्म में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, सिम्बली, मेटाफर, ऑक्सीमोरोन या एपोस्ट्रोफी। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का सिम्बॉलिज्म में यूज़ किया गया है। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जिसमें दो चीज़ों की तुलना तो होती है लेकिन डायरेक्ट की जाती है, ना ही कोई लाइक लगाया जाता है, 1 मिनट, ना ही कोई लाइक लगाया जाता है, ना ही कोई एज लगाया जाता है, डायरेक्ट कंपैरिजन की जाती है दो पर्सन्स की, दो वस्तुओं की। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अराउंड विच ईयर सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट बिकेम पॉपुलर। तो किस ईयर के अराउंड जो सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, पॉपुलर हो गया, प्रचलित हो गया। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1890 में कब हुआ था, 1890 के आसपास जो हमारा सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट था वो लोकप्रिय हुआ था। ओके, नेक्स्ट वन, सिम्बॉलिज्म इज़ फाउंड इन द पोइट्री ऑफ। देखिए ये जो क्वेश्चन सारे आ रहे हैं ये आपके मॉडर्न लिटरेचर से आ रहे हैं सारे ही क्वेश्चन। ओके, सिम्बॉलिज्म इज़ फाउंड इन द पोइट्री ऑफ, यानी कि सिम्बॉलिज्म हम किसकी पोइट्री में पाते हैं, जो सिम्बॉलिज्म है, जो प्रतीकवाद है, वो किसकी कविता में पाया जाता है, ईड्स के की इलियट के, किसकी कविता में पाया जाता है। सो राइट आंसर इन दोनों की कविता में हम पाते हैं सिम्बॉलिज्म, प्रतीकवाद। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हु रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिज्म इन मॉडर्न नॉवेल्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मॉडर्न जो नॉवेल्स में सिम्बॉलिज्म का रिप्रेजेंट किसने किया था, मॉडर्न नॉवेल्स में,
यानी कि आधुनिक उपन्यासों में जो प्रतीकवाद का प्रतिनिधित्व किसने किया था। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही बताते जा रही हूँ, किसने किया था। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जेम्स जॉयस ने भी किया था, वर्जीनिया वुल्फ ने भी किया था, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट वन, हु वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट ऑफ सिम्बॉलिज्म। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो आपके सर्वाधिक प्रतिनिधि उपन्यास कौन मतलब उपन्यासकार कौन थे। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट ऑफ सिम्बॉलिज्म के सबसे मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट कौन थे, ये पूछा जा रहा है। पॉल एडम या गिन्सबर्ग या एजरा पाउंड या फिर एलन, कौन था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपके पॉल एडम हो जाएंगे, ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, बहुत सारे लोग इसमें जाएंगे एजरा पाउंड पे, बट एजरा पाउंड नहीं है। इन विच ईयर द बीट मूवमेंट स्टार्टेड। तो बीट मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, ये पूछा जा रहा है कि बीट मूवमेंट किस वर्ष में शुरू हुआ था। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1945 की 1946, 1947 या 1948। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 1948। ओके, नेक्स्ट वन, द बीट मूवमेंट लास्टेड टिल। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो बीट मूवमेंट था वो कब तक चला, 1962 तक या 63, 64 या 65, कब तक ये बीट मूवमेंट चला। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी इज करेक्ट, 1963 तक। ओके, नेक्स्ट वन, हु क्वाइन द टर्म बीट जनरेशन। ये जो बीट जनरेशन टर्म है, ये शब्द है, इसको क्वाइन किसने किया था, ये पूछा जा रहा है कि किसने किया था बीट। जैक केरोक ने किया था कि एजरा पाउंड या एलन गिन्सबर्ग या पॉल एडम। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जैक केरोक ने किया था। ओके, ये ध्यान रखिएगा, बीट जनरेशन। नेक्स्ट वन है इन विच ईयर द टर्म बीट जनरेशन क्वाइंड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस ईयर में इस टर्म को, बीट जनरेशन जो टर्म है, इसको क्वाइन किया गया था, किस ईयर में। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, 1949 में। ओके, नेक्स्ट वन है, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट वन है द हार्लेम रेनेसेंस वॉज अ मूवमेंट। यानी कि हार्लेम रेनेसेंस का एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था, किसका, ट्रेडिशनल, रिलीजियस, कल्चरल या फिर सोशल। सो राइट आंसर यहाँ पे कल्चरल, सांस्कृतिक। ओके, जो यहाँ पे क्या, हार्लेम जो है, हार्लेम रेनेसेंस, ये भी एक मूवमेंट था। वो कौन सा मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट था, सांस्कृतिक आंदोलन था। नेक्स्ट वन, द ब्लैक माउंटेन पोएट्स वर ऑल्सो नोन एज पोएट्स। यानी कि जो ब्लैक माउंटेन कवियों को किस कवि के रूप में भी जाना जाता था, ये आपने बताना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क स्कूल की, मार्टियन की, प्रोजेक्टिविस्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्टिविस्ट के रूप में जाना जाता था ब्लैक माउंटेन जो पोएट्स थे उनको। ओके, नेक्स्ट वन, द हंग्री जनरेशन वॉज अ लिटरेरी मूवमेंट इन द। यानी कि द हंग्री जनरेशन एक लिटरेरी मूवमेंट था, किस लैंग्वेज में, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ या फिर मलयालम। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा, बंगाली लैंग्वेज। ओके, बंगाली भाषा। चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं। द हंग्री जनरेशन वॉज अ लिटरेरी मूवमेंट इन द बंगाली लैंग्वेज दैट वॉज लॉन्च्ड बाई। तो हंग्री जनरेशन बंगाली भाषा में एक साहित्यिक आंदोलन था जिसे शुरू किया गया था। कब किया गया था, जिसे शुरू किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, हैंग्री लिस्ट क्वार्टेट, यानी कि जो भूखेवादी चौकड़ी थे उनके द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन, इन विच कंट्री द हंग्री जनरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। तो किस कंट्री में हंग्री जनरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये बताना है। सो हंग्री जो जनरेशन आंदोलन था वो किस देश में शुरू हुआ था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा, यानी कि वेस्ट बंगाल, कैलकाटा और वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था हंग्री जनरेशन मूवमेंट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वन, इन विच ईयर द हंग्री जनरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। तो किस ईयर में ये आया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, 1961 में। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पे शुरू हुआ था, इंडिया में कहाँ पे हुआ था, ये भी आपने याद रखना है कि इंडिया में कहाँ हुआ था, कैलकाटा में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, बंगाल में।
द हंग्री जनरेशन मूवमेंट वॉज लेड बाई, तो हंग्री जो जनरेशन मूवमेंट था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इसका नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी ने किया था, ये आपने याद रखना है। शक्ति चट्टोपाध्याय इन्होंने किया था, मलय राय ने किया था एंड शुभिमल बशाक ने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आपने याद रखना है डी इज़ करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आते हैं। फेरी क्वीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फेरी क्वीन ये किसका एग्जाम्पल है, एपिक है कि बैलेड है या लिरिक है या फिर सोनेट है, किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक एपिक है, एक महाकाव्य है। ओके, नेक्स्ट वन किसका है, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। द पर्पज़ ऑफ एपिक इज़, ठीक है, एपिक का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, महाकाव्य का उद्देश्य क्या होता है, लव, मॉरल, ट्रेजेडी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, मॉरल, नैतिक। ओके, एपिक का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, नैतिक होता है। और यहाँ पे फेरी क्वीन किसका था, तो फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का था, ये आपने ध्यान रखना है, एडमंड स्पेंसर, वैसे सभी को पता होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं। एन एपिक इज़ अ पोयम, An epic is a poem including history, a work of art surpassing the dimension of realism. The chief characteristic of the epic referred to is, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो एपिक है वो इतिहास सहित एक कविता है, हिस्ट्री सहित क्या है, एक कविता है, और जो क्या कर रहा है, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद के आयामों को पार करने वाली कला का एक काम है। आगे पूछा जा रहा है कि जो एपिक है उसकी जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि उसकी जो प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे रेफर्ड की गई है, ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इट टॉक्स ऑफ द डेड, ये किसके बारे में बात करता है, इसके एपिक की जो प्रमुख विशेषता है वो रेफर की जाती है किसके बारे में, इट टॉक्स ऑफ द डेड। ठीक है, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये मृतकों की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, वर्जिल एंड ओविड वर द ओरिजिनल इनोवेटर्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो आपके वर्जिल हैं, वर्जिल और ओविड हैं, वो निम्नलिखित रूप के मूल अन्वेषक थे, किसके अन्वेषक थे, एलिगरी के, की ओड के, की एपिक के, की सोनेट के, किसके इनोवेटर्स थे वे, ओविड और वर्जिल। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एपिक के, महाकाव्य के थे ये इनोवेटर्स। नेक्स्ट वन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एपिक प्रॉपर इज, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि महाकाव्य की विषय वस्तु है, यानी कि एपिक की विषय वस्तु क्या है, कॉमन पीपल, सेलिब्रेशन या फिर मॉर्निंग या फिर सीरियस। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सीरियस। ओके, नेक्स्ट वन, ये विषय वस्तु उसका रहता है एपिक का। डैश इज द पोएटिक हिस्ट्री ऑफ ग्रेट फैमिली, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ग्रेट फैमिली का काव्यात्मक इतिहास क्या है, एक ग्रेट फैमिली का पोएटिक हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे वो वर्ड कौन सा है जो वो ग्रेट फैमिली का पोएटिक हिस्ट्री है, ओड है कि सोनेट है, एपिक है कि बैलेड है। सो राइट आंसर यहाँ पे एपिक हो जाएगा, एपिक इज़ द पोएटिक हिस्ट्री ऑफ अ ग्रेट फैमिली, यानी कि जो महाकाव्य है वो एक महान परिवार का काव्यात्मक इतिहास है। नेक्स्ट वन, एपिक ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो एपिक ऑफ ग्रोथ है उसे और भी क्या कहा जाता है, किस रूप में कहा जाता है, एपिक प्रॉपर की फोक एपिक की एपिक ऑफ आर्ट या फिर मॉक एपिक, एपिक ऑफ ग्रोथ, इसे और क्या कहा जाता है, किस रूप में कहा जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, फोक एपिक, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, इसे क्या कहा जाता है, फोक एपिक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, आगे है द एपिक इज द एपिक ऑफ ग्रोथ फॉर इट इज़ मेड ऑफ मेनी फोक पोएम्स, करंट स्टोरीज, लीजेंड्स, बैलेट्स एट्सेट्रा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो एपिक है वो विकास का क्या है, एपिक ऑफ ग्रोथ है, यानी कि विकास का महाकाव्य है। क्योंकि ये कई लोक कविताओं, वर्तमान कहानियों, क्योंकि ये कई लोक कविताओं, जो करंट स्टोरीज़ हैं और जो लेजेंड्स हैं, यानी कि जो बैलेट्स हैं एट्सेट्रा आदि से बना है ये जो एपिक है। ठीक है,
तो ये क्या है, प्रॉपर है कि ऑथेंटिक है, लिटरेरी है या मॉक है? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक है। एपिक जो होता है वो क्या होता है, ऑथेंटिक होता है, ये बात पूछी जा रही है। नेक्स्ट वन, द डैश एपिक इज द एपिक ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो एपिक है वो कला का एपिक है, किसका, लिटरेरी की, फोक की, ऑथेंटिक या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 38 का ए हो जाएगा आपका लिटरेरी। द लिटरेरी एपिक इज द एपिक ऑफ आर्ट, यानी कि जो साहित्यिक एपिक है वही एपिक ऑफ आर्ट है। नेक्स्ट वन है एपिक ऑफ आर्ट इज, एपिक ऑफ आर्ट क्या है, ये पूछा जा रहा है कि कला का महाकाव्य क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अ कॉन्शियस पर्पस ऑफ द पोएट, यानी कि कवि का एक सचेतन उद्देश्य, यही है एपिक ऑफ आर्ट। नेक्स्ट वन, अ मॉक एपिक इज, मॉक एपिक क्या है, ये पूछा जा रहा है कि मॉक एपिक क्या है। एक नकली बोल सकते हैं, मॉक मतलब क्या होता है, नकली, ठीक है। एक नकली महाकाव्य क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक पैरोडी है, एक पैरोडी ऑफ रियल एपिक, यानी कि एक रियल एपिक की नकल है, उसे ही हम कहते हैं मॉक एपिक। एक वास्तविक महाकाव्य की पैरोडी, पैरोडी मतलब क्या होता है, नकल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉक एपिक, इसमें से बताना है कौन सा मॉक एपिक है। पिलग्रिम्स का प्रोग्रेस या गुलिवर्स का ट्रेवल्स या फिर रॉबिन्सन क्रूज या रेप ऑफ द लॉक। 41 का। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, रेप ऑफ द लॉक। ये आपका मॉक एपिक है, किसका है, अलेक्जेंडर पॉप का है। ये आपने ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर पॉप का है ये मॉक एपिक। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज़ रिटन अ मॉक एपिक, आइडेंटिफाई हिम। अभी मैंने बताया ही, इसमें से निम्नलिखित में से उस कवि का नाम बताना है जिसने मॉक एपिक लिखा है, आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका पॉप हो जाएगा, अलेक्जेंडर पॉप की बात अभी मैंने बताया। नेक्स्ट वन, द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन, आई नो इसमें टाइम नहीं लगेगा, किसी को सभी को पता है कि रेप ऑफ द लॉक किस में लिखा गया है, टेर्जा रिमा में कि ओटवा रिमा में या हीरोइक कॉपलेट्स में या राइम रॉयल में। राइम रॉयल कितने लाइन की होती है, 7, टेर्जा रिमा 3, ओटवा 8। तो बताना है यहाँ पे कितने लाइंस की होती है, सॉरी कितने, जो रेप ऑफ द लॉक है वो किस में लिखा गया है, 43 का लिखा गया है किस में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीरोइक कॉपलेट्स में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट वन, अ मॉक एपिक इज अ, मॉक एपिक क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन ट्रिफल इशू। मतलब एक मॉक एपिक क्या है ये पूछा जा रहा है, तो वो क्या है, छोटी छोटी बातों पर एक लंबी कथात्मक गीत होती है। ऑन ट्रिफल इशू यानी कि छोटी छोटी बात पे एक लॉन्ग नैरेटिव कविता होती है, पोयम होती है, उसे ही कहा जाता है मॉक एपिक। नेक्स्ट वन पे आते हैं, हु रिगार्ड्स शैली एज द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शैली को किसने परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है, एसी स्विनबर्न ने कि कॉलरिज ने, टेनिसन ने या फिर वर्ड्सवर्थ ने। शैली को किसने परफेक्ट सिंगिंग गॉड मानता है, या किसने, मतलब हाँ कौन मानता है, सॉरी परफेक्ट सिंगिंग गॉड कौन मानता है शैली को, 45 का। सो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, एसी स्विनबर्न। ओके, नेक्स्ट वन, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिरिक। देखिए मैं इसका हर क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, बट आपने क्या करना है, आपको क्या है कि आपको वीडियो भी लेंदी नहीं होना है, तो इसलिए मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बस क्वेश्चन एंड आंसर ही होगा। ओके, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिरिक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एलिमेंट ऑफ लिरिक, लिरिक का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी की, स्पिरिचुअलिटी या फिर इमोशंस या फिर सब्जेक्टिविटी क्या होता है, 46 का बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होता है। ठीक है, लिरिक का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो क्या होता है, सब्जेक्टिविटी होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, यानी कि विषय परकता पर ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन, द थीम ऑफ इम्पर्सनल लिरिक इज़, यानी कि इम्पर्सनल लिरिक की थीम क्या है, फेस्टिवल्स है या पब्लिक इवेंट्स है, मैरिज है, ऑल ऑफ दिस। यानी कि जो इम्पर्सनल लिरिक लिखी जाती है वो किस पे लिखी जाती है, थीम क्या होती है, 47 का बताना है।
सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी हैं, फेस्टिवल्स पे भी लिखी जाती हैं, इसका थीम होता है पब्लिक इवेंट्स पे भी, मैरिज पे भी। सो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एलिजाबेथन लिरिक इज स्वीट एंड म्यूजिकल बट इट कैरेक्टराइज्ड बाय। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एलिजाबेथन लिरिक है वो क्या है, लिरिक है वो स्वीट एंड म्यूजिकल है, यानी कि संगीतमय है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, इमोशंस है, आर्टिफिशियलिटी है, या डिडेक्टिक है, सेपरेशन है, क्या है। तो 48 का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर्टिफिशियलिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, द एलिजाबेथन लिरिक इज डिफरेंट फ्रॉम द रोमांटिक लिरिक इन टर्म्स ऑफ इट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एलिजाबेथन जो लिरिक है वो रोमांटिक लिरिक से अलग है, इसके संदर्भ में क्या, स्ट्रक्चर किस में अलग है, वो स्ट्रक्चर, राइमिंग स्कीम, या स्पॉन्टेनिटी, या फिर फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी, यानी कि सहजता में ये अलग है। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखना है 50 से 70 आपने क्या करना है, शेक्सपियरियन कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये आपके शेक्सपियर के क्वेश्चन मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर देख के आंसर कीजिएगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर इज पोर्शिया। तो यहाँ पे क्या कहा जाए कि पोर्शिया किस प्रकार का कैरेक्टर है, यानी कि किस प्रकार की कैरेक्टर है, किस प्रकार की पात्र है पोर्शिया। क्विक विटेड एंड ब्यूटीफुल है, अ फ्री स्पिरिट है, अ रूल फॉलोवर है, या सभी है, बताना है 50 का। देखिए अभी 26 मिनट हुआ, हम 50 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, और इसमें मैंने 115 क्वेश्चन है वो हमने करना है, जिसमें मैंने पैसेज को हटा दिया है, बाकी सब मिलेंगे आपको। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी है। हम पोर्शिया में क्विक विटेड एंड ब्यूटीफुल भी है, फ्री स्पिरिट भी है, रूल फॉलोवर भी है, तो यहाँ पे डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु डज द प्लेस टाइटल रेफर टू। हु डज द प्लेस टाइटल रेफर टू। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो प्ले का टाइटल है वो किसको रेफर करता है, शाइलॉक को, कि बेशैनियों की, पोर्शिया को, या फिर एंटोनियो को। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंटोनियो को रेफर करता है। नेक्स्ट वन, व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ एंटोनियोस परसिस्टेंट एंड वर्सनिंग मेलनकली। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 52 का, कि एंटोनियो की लगातार और बिगड़ती उदासी का कारण क्या हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, अनरिक्वेटेड लव फॉर बेशैनियो। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज वन ऑफ एंटोनियोस की कैरेक्टरिस्टिक अदर देन मेलनकली। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उदासी के अलावा एंटोनियो की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या है। उदासी के अलावा एंटोनियो में और कौन सी प्रमुख विशेषता है, 53 का बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, एंटीसेमेटिज्म। क्या है, एंटीसेमेटिज्म, उसके अंदर यहूदी विरोधी भावना भी है। ठीक है, उसके खिलाफ है यहूदी के। वाई डज बेशैनियो सीक टू मैरी पोर्शिया इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बेशैनियो सबसे पहले पोर्शिया से शादी क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, कि वह उसके पैसों की उसे ज़रूरत है, कि वह उसे वाइफ बनाना चाहता है, टू रिजॉल्व पॉलिटिकल स्ट्राइफ, या फिर राजनीतिक कलह को सुलझाने के लिए क्यों शादी करना चाहता है वो बेशैनियो पोर्शिया से। 54 का आंसर देना है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत रहती है, उसके पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो शादी करना चाहता है। ओके, क्योंकि वो जानता है, इस वजह से। व्हाट डू द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स इन द प्ले एम्बडी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्ले में जो क्रिश्चियन कैरेक्टर हैं वो क्या दर्शाते हैं, मर्सी की लव एंड सिविलिटी, कि इट इज़ अनक्लियर, या कंसिस्टेंसी, दया, प्यार एंड सभ्यता, कि ये क्लियर नहीं है, या फिर संगति, क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं। 55 का, तो ये क्लियर नहीं है इस प्ले में, तो इसलिए हम सी पे जाएंगे। नेक्स्ट वन, What issue caused the conflict between Shylock and the Christian characters to come to a head?
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शाइलॉक के बीच किस मुद्दे पर विवाद होता है और ईसाई कैरेक्टर एक सिरे पर आएंगे। किस मुद्दे पर, ये किस इशू पर बात होती है? तो वॉर की, मर्सी की, पॉलिटिक्स या फिर लव, किस इशू पे बात होती है? सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मर्सी पे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं। In the play, what breaks the cycle of insults, injuries, and revenge that trap Shylock and the Christian characters together? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्ले में जो आपका इंसल्ट दिखाया गया है, इंजरीज दिखाया गया यानी कि अपमान, चोट, और रिवेंज दिखाया गया, प्रतिशोध के चक्र को क्या तोड़ता है जो शाइलॉक और ईसाई कैरेक्टर को एक साथ फंसा देता है? क्या रहता है वो चीज़ें जो सारे लोगों को एक साथ फंसा देता है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द ट्रायल्स रिजल्ट। द ट्रायल्स रिजल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। व्हाट डज क्रॉस ड्रेसिंग अलाउ पोर्शिया टू डू? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्रॉस ड्रेसिंग पोर्शिया को क्या करने की अनुमति देता है? जब पोर्शिया क्रॉस ड्रेसिंग मतलब डिस्गाइज कर लेती है, अपने आप को बालसर बन जाती है, तो फिर उसे क्या करने का अलाउ कर देता है? उसका मन, हृदय जो भी है, जब वो क्रॉस ड्रेसिंग कर लेती है। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, अज्यूम पावर एंड पोजीशन। ठीक है, मतलब शक्ति और स्थिति ग्रहण कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट वन। विच प्ले शेक्सपियर इज बेस्ट नोन फॉर शाइलॉक एंड हिज फेमस हैथ नॉट अ ज्यू आइज? ये इसकी फेमस लाइन है, याद कर लीजिएगा। स्पीच ऑन ह्यूमैनिटी, ये इसकी स्पीच थी, किस पे थी? ह्यूमैनिटी पे, मानवता पे। ऑल्सो नोटेबल इज पोर्शियाज स्पीच अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी, और यहीं पे पोर्शिया की भी स्पीच थी, क्वालिटी ऑफ मर्सी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो शाइलॉक और उनकी जो फेमस स्पीच है हैथ नॉट यू आइज के लिए जाना जाता है, जिन्होंने मानवता पर भाषण दिया था, और वहीं पे द क्वालिटी ऑफ मर्सी यानी कि दया की गुणवत्ता के बारे में पोर्शिया का भाषण भी उल्लेखनीय है। ऐसे किस प्ले में है शेक्सपियर के? तो ये तो भाई ये सभी को पता होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। टाइम नहीं यहाँ पे वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, हु इज़ द कॉमिक कैरेक्टर इन द प्ले? तो इस प्ले में कॉमिक कैरेक्टर कौन है? किस प्ले में? मर्चेंट ऑफ वेनिस का ही क्वेश्चन चल रहा है अभी। इसमें कॉमिक कैरेक्टर कौन है? और कॉमिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लॉन्सिलॉट गोबो है। ओके, नेक्स्ट वन। What sources do Salarino and Solanio suggest are the cause of Antonio's sadness? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सलैरिनो और सोलानियो एंटोनियो की उदासी का कारण का कौन सा स्रोत सुझाते हैं कि उसकी उदासी का कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कॉमर्शियल कंसर्न्स एंड लव, कि उसकी उदासी का कारण ये हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉमर्शियल कंसर्न्स एंड लव। ठीक है, कि व्यवसायिक चिंता हो सकती है या तो प्रेम हो सकता है। नेक्स्ट वन, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ग्रेशियानो डज बेसानियो जोक अबाउट आफ्टर ग्रेशियानो हैज़ लेफ्ट? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ग्रेशियानो के चले जाने के बाद बेसानियो ग्रेशियानो के किस पहलू का मजाक उड़ाता है? 62 का। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी एम्पटी स्पीच का। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आप मेरे सामने नहीं है, तो टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब तक आप लगा सकते हैं। ओके, ये मत बोलिएगा कि मैम आप टाइम नहीं दे रही, आप लाइव होते तो ज़रूर टाइम देती मैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँ कम समय में। एट बेलमोंट व्हाट रीज़न डज पोर्शिया गिव नेरेसा फॉर बीइंग वेरी ऑफ द वर्ल्ड? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बेलमोंट में पोर्शिया नरेशा को दुनिया से थके होने का क्या कारण बताती है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांट चूज हर हस्बैंड, ये बताती है। कांट चूज हर हस्बैंड, कि वो अपने पति को नहीं चुन सकती, उसके अंडर ऐसी चीज़ें नहीं है, उसके फादर ने ऐसा किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोर्शिया व्हाट इज कैरेक्टर फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश शूटर हु केम टू गेस द करेक्ट कास्केट? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पोर्शिया के अनुसार सही कास्केट का अनुमान लगाने आए जो अंग्रेज़ी प्रेमी थे उनके चारित्रिक दोष क्या हैं, उनका कैरेक्टर फॉल्ट क्या है जो आए थे शूटर।
सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, पुअर लैंग्वेज स्किल्स। ओके 64 का यहाँ पे ए पे जाएंगे, पुअर लैंग्वेज स्किल्स। चलिए नेक्स्ट वन पे, व्हाट डिड ईच ऑफ पोर्शिया सूटर डू बिफोर लीविंग। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 65 का क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्शिया के जितने भी सूटर थे उन्होंने जाने से पहले क्या किया, उन्होंने जाने से पहले क्या किया, पोर्शिया के जितने सूटर थे, कि उन्होंने कास्केट को खोल दिया, या पोर्शिया के साथ उन्होंने डिनर किया, या उन्होंने कास्केट को चूज करने के लिए मना कर दिया, या उन्होंने कास्केट को रॉन्ग कास्केट चुना, क्या किया उन्होंने पोर्शिया के जितने भी सूटर थे। 65 का हम आएंगे, 65 का। ओके तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, रिफ्यूज टू चूज कास्केट। तो उन्होंने पहले क्या कर दिया, उन्होंने कास्केट को, क्योंकि उनके फादर ने ये कहा था कि जो सूटर्स को, मतलब जो भी कास्केट को चूज करेगा, अगर सही कास्केट चुन लेता है तो पोर्शिया से शादी हो जाएगी, अगर गलत कास्केट कर चुन लेता है तो फिर वो ये शपथ ले, ये कसम खाए, फिर वो कहीं शादी नहीं कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारे सूटर्स जो थे वो जाने से पहले उन्होंने कास्केट को चूज करने का ही मना कर दिया था, और लास्ट के जो आपके दो थे उन्होंने चुना था तो वो रॉन्ग कास्केट चुना था, प्रिंस ऑफ अरागन एंड मोरक्को। ओके ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आते हैं, इन एन असाइड व्हाट डज शाइलॉक कन्फेस। यहाँ पे एक तरफ शाइलॉक क्या कबूल करता है, 66 का। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, वो कबूल करता है कि वो एंटोनियो से नफरत करता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज इट दैट एंटोनियो क्रिटिसाइज एंड दैट शाइलॉक डज एज अ रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा क्या है जिसकी एंटोनियो क्रिटिसाइज करता है और शाइलॉक नियमित व्यावसायिक अभ्यास के रूप में क्या करता है, लोन्स यूजरी करता है कि एडवर्टीज हिज सर्विस की, ब्राइबरी क्या करता है वो। 67 का भाई वो यूजरी करता है ना, सूदखोर होता है ना, वो सूदखोरी करता है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज शाइलॉक से दैट एंटोनियो हैज़ डन टू हिम इन द पास्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शाइलॉक क्या कहता है कि एंटोनियो ने पास्ट में उसके साथ क्या किया है, कि फेल टू रिपे मनी, या पैसे चुकाने में असफल रहा है, बीन अ गुड फ्रेंड, कि अच्छे दोस्त रहे हैं, स्पैट ऑन हिम, या उस पर वो थूका हो, टोल्ड हिम जोक्स, उसे चुटकुल्ले सुनाए हो, क्या किया है उसने पास्ट में। सो राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, स्पैट ऑन हिम। ओके वो थूकने का इल्ज़ाम लगाता है कि इसने मुझे पास्ट में मेरे ऊपर स्पैट किया था। इन व्हाट कैपेसिटी डज एंटोनियो इंसिस्ट शाइलॉक लेंड हिम द मनी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एंटोनियो किस हैसियत से शाइलॉक से उसे पैसे उधार देने पर जोर देता है, एज ए फ्रेंड, एज ए बिजनेस पार्टनर, एज ए शेयर होल्डर, या फिर एज एन एनिमी। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एज एन एनिमी। नेक्स्ट वन, हाउ डज बेशेन्यू फील अबाउट द अरेंजमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द लोन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बेशेन्यू जो है वो ऋण की व्यवस्था और शर्तों के बारे में कैसा महसूस करता है। ठीक है, ग्रेटफुल की इंडिफरेंट की सस्पिशियस या एंग्री। सो राइट आंसर यहाँ पे सस्पिशियस महसूस करता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ से क्वेश्चन दूसरा आ गया है, विच एंजल डज शैटन ट्रिक बाय डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ चेरब। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किस एंजल को, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस एंजल को शैटन ने अपने आप को एक चेरब के रूप में डिस्गाइज कर लिया था, और उसने अपने आप को एक चेरब के रूप में डिस्गाइज करके किस एंजल को उसने धोखा दिया था, माइकल को, यूरियल को, कि राफेल को, कि एब्डील को, किसको धोखा दिया था शैटन ने अपने आप को जब उसने डिस्गाइज किया था चेरब के रूप में। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यूरियल को किया था। किसको, यूरियल को, ऊरियल भी बोल सकते हैं इसको। ओके नेक्स्ट वन, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक। तो इसमें बताना है कि सैटर्न ने इनमें से कौन सा रूप नहीं लिया था, एंजल का, टोड का, कॉर्मोरेंट का, ही टेक्स ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉर्मोरेंट एक जल काग होता है। क्या होता है, एक जल काग होता है। डी करेक्ट हो जाएगा, उसने सारे ही फॉर्म्स लिए थे, मतलब सारा ही रूप उसने बदला था।
इन वॉट बुक डज द फॉल टेक प्लेस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो पतन हुआ था वो किस बुक में घटित होता है, बुक 8, बुक 10, बुक 9 या बुक 7, किस बुक में होता है, 73 का। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बुक 9 में। ओके, जो फॉल होता है वो पतन जो होता है वो बुक 9 में होता है। नेक्स्ट वन, इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव ऑकर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किस बुक में, 1 मिनट, किस बुक में जो बाइबल थी, यानी कि बाइबल की किस बुक में एडम और ईव की कहानी आती है, बाइबल के किस बुक में एडम एंड ईव की कहानी आती है, लेविटिकस की एक्सोडस या जेनेसिस या फिर आपकी ड्यूटरनॉमी। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 74 का जेनेसिस। ओके, नेक्स्ट वन, विच डेविल एडवोकेट्स अ रेन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा जो डेविल है, कौन सा शैतान है जो ईश्वर के विरुद्ध सर्वव्यापी युद्ध के नवीनीकरण की वकालत करता है, कौन सा वो डेविल है, बेलियल, मैमन या फिर बेल्जेबब, कौन सा वो डेविल है, तो मोलोच है वो। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज मिल्टन्स स्टेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट। यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन का घोषित उद्देश्य क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। यानी कि मनुष्य के लिए ईश्वर के तरीकों को उचित ठहराना, ये उनका उद्देश्य है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट। इसमें बताना है कि कौन सा पैराडाइज लॉस्ट का कैरेक्टर नहीं है, नाइट, एगनी, डिस्कॉर्ड या डेथ, कौन सा नहीं है, तो एगनी नहीं है, एगनी मतलब पीड़ा नहीं है। नेक्स्ट वन, विच एंजल विल्स अ लार्ज शोवर्ड इन द बैटल एंड वोन्स शैटन। मतलब कौन सा एंजल युद्ध में बड़ी तलवार चलाता है और शैटन को घायल कर देता है, कौन सा वो एंजल है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, माइकल है, जो युद्ध में बहुत बड़ी तलवार चलाता है और शैटन को घायल भी कर देता है। नेक्स्ट वन, व्हेन शैटन लीप्स ओवर द फेंस इनटू पैराडाइज व्हाट डज मिल्टन लाइकन हिम टू। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब शैटन फेंस को यानी कि दीवार को पार करके स्वर्ग में चला जाता है तो मिल्टन उसकी तुलना किससे करता है, मिल्टन उसकी तुलना किससे करते हैं, 79 का, तो अ उल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन। एक भेड़िए भेड़ के बाड़े में छलांग लगा रहा है, ठीक है, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट वन, विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक्स आपके 11 एंड 12। यानी कि बुक्स 11 एंड 12 में एडम को कौन सा एंजल फ्यूचर के बारे में बताता है, 80 का। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माइकल ही बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल। तो हेल में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हेल में कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 81 का। तो निम्नलिखित में से क्या हेल में नहीं पाया जाता है, जम्स, गोल्ड, ऑयल या फिर मिनरल्स, क्या नहीं पाया जाता है, 81 का, तो ऑयल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज असर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 82 का कि पृथ्वी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट असर्टेड है, यानी कि प्रतिपादित है पैराडाइज लॉस्ट के सच के रूप में। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 82 का, अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चैन। यानी कि जो पृथ्वी है वो स्वर्ग से एक जंजीर से लटकी हुई है, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ये सच है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, विच डेविल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि पेंडेमोनियम का मुख्य वास्तुकार कौन सा डेविल है, मेन आर्किटेक्ट कौन है पेंडेमोनियम का, मुल्सिबर की मैमन, मोलेच या फिर बेलियल, कौन है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, मुल्सिबर है, इसने ही बनाया था, ठीक है, पेंडेमोनियम को हेल में इसने ही निर्माण किया था, यही मेन आर्किटेक्ट है। हाउ मेनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक्स म्यूज। तो कितनी बार मिल्टन ने म्यूज को इन्वोक करते हैं, कितनी बार, ये बताना है।
सो राइट आंसर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा 3 बार। ओके, नेक्स्ट वन, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज। तो यहाँ पे क्या कहा जाए कि एडम और ईव को पैराडाइज से कौन निकालता है, गॉड की शन की माइकल की राफेल, कौन निकालता है, तो माइकल ही निकालता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज मिल्टन इम्यूलेट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मिल्टन ने निम्नलिखित में से किस कवि का अनुकरण करते हैं। निम्नलिखित में से मिल्टन किस कवि का अनुकरण करते हैं, वर्जिल का कि होमर का, या दोनों का, या दोनों में से किसी का नहीं, किसका करते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों का करते हैं। नेक्स्ट वन, जॉन गोल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ये टीजीटी 4 में आया था अभी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जॉन गोल्सवर्दी के जो नॉवेल्स हैं वो मुख्यतः किसके प्रभाव और संघर्ष से भरे हुए हैं। उनके नॉवेल्स में हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 87 का सी हो जाएगा, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। मतलब वो समाज पर जो वर्ग परंपराएं हैं वो सारी चीज़ें वो सोसाइटी पर ही सारा कुछ लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट रिटन बाय गोल्सवर्दी, इसमें से बताना है कौन सा गोल्सवर्दी ने नहीं लिखा है। ये आपका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तीनों उन्होंने लिखा ही है, पूछा गया था नहीं कौन सा लिखा गया है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, द लिटिल मैन रिटन बाय गोल्सवर्दी इज एन। तो लिटिल मैन जो है वो गोल्सवर्दी का क्या है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे 1 एक्ट प्ले है। लिटिल मैन क्या है, 1 एक्ट प्ले है। नेक्स्ट वन, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी एक वर्क है, इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरियाट भी हैं वो, और इन विच ऑथर अटेम्प्ट टू जस्टिफाई ड्रामा एज अ लेजिटिमेट फ्रॉम पोइट्री कंपेरेबल टू द एपिक एज वेल एज डिफेंड इंग्लिश ड्रामा अगेंस्ट दैट ऑफ द एंशिएंट एंड द फ्रेंच। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इंग्लैंड के प्रथम कवि पुरस्कार विजेता के वर्क है उनका, जिसमें कवि क्या करते हैं, महाकाव्य की तुलना में नाटक को कविता के एक वैध के रूप में उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। साथ ही वो क्या करते हैं, एंशियन यानी कि प्राचीन और फ्रांसीसी के मुकाबले अंग्रेजी नाटक का बचाव करते हैं। तो भाई ये ड्रामेटिक पोइजी किसका है, जॉन ड्राइडन का है। चलिए 90 पे आ गए हैं, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, in presenting his argument in essay of dramatic poesy, Dryden takes up the subject and that had set forth in his defense of poesy in 1580। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ड्रामेटिक पोइजी के एसे में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए ड्राइडन ने उस विषय को उठाया है जिसे 1580 में पोएसी के बचाव में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो किसने, ये डिफेंस ऑफ पोइजी किसका है, डिफेंस ऑफ पोइजी में उसे बचाव किया गया था, और ड्रामेटिक पोइजी में ड्राइडन ने उस चीज़ को, उस विषय को उठाया है। तो किसका है ये, 91 का बताना है, तो फिलिप सिडनी का है। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिलिप सिडनी का ही है डिफेंस ऑफ पोइजी। A narration or description in which events, actions, characters, settings, objects represent specific abstraction or ideas. Hence, the narrative carries a second meaning along with its surface story. सिंपली कहने का मतलब है कि एक स्टोरी चल रही है और उसके साथ साथ एक स्टोरी और चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे अगर हम, मैं इसकी हिंदी पे ना जाऊँ। मतलब अब इसकी हिंदी पे आते हैं। मतलब एक नरेशन है, यानी कि एक नरेशन है, विवरण है, और एक डिस्क्रिप्शन है यानी कि वर्णन है। इन विच इवेंट, जिसमें आपके इवेंट्स होते हैं यानी कि घटनाएं होती हैं, एक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग्स हैं एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक यानी कि अमूर्त या विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हेंस, इसलिए अपनी सतह के साथ एक दूसरा अर्थ भी रखती है। मतलब अपने साथ साथ ये एक और कहानी चलती रहती है, उसे हम क्या बोलेंगे। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, एलिगरी की बात हो रही है 92 का। नेक्स्ट वन, जॉन बनियन की द पिलग्रिम प्रोग्रेस एक एग्जाम्पल है किसका, इमेजरी, एलिगरी, एलेजी या फिर सटायर, किसका है। तो सभी को पता है, बी करेक्ट हो जाएगा, एलिगरी। नेक्स्ट वन, द फेरी क्वीन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इज अ रिलीजियस मॉरल पॉलिटिकल। फेरी क्वीन क्या है, ये एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई एक रिलीजियस मॉरल पॉलिटिकल है। 12 बुक्स में है, ईच कंसिस्टिंग ऑफ द एडवेंचरस ऑफ द नाइट रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर मॉरल वर्च्यू। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
कि एडमंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखा गया था, तो एडमंड स्पेंसर की, जो कि एक रिलीजियस पॉलिटिकल वर्क है, 12 बुक्स में है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ईच कंसिस्टिंग ऑफ एडवेंचरस ऑफ द नाइट रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर मॉरल वर्चू। ये है क्या? इमेजरी, मेटाफर, एलिगरी, बैलेड, क्या है ये बताना है। 94 का है क्या ये? सो राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, एलिगरी है। नेक्स्ट वन, एस्ट्रोफल, अ पेस्टोरल एलिजी। एस्ट्रोफल क्या है? एक पेस्टोरल एलिजी है जो किसकी डेथ पे लिखी गई थी, अपॉन द डेथ ऑफ मोस्ट नोबल एंड वैल्यूरस नाइट सर फिलिप सिडनी जी, इज़ अ पोएम बाय इंग्लिश पोएट। तो एस्ट्रोफल एक पेस्टोरल एलिजी है जो बहुत ही सबसे महान एंड शूरवीर सर फिलिप सिडनी के मृत्यु पर एक पादरी, एक शोक गीत, अंग्रेजी कवि की एक कविता है। तो किसकी है ये बताना है। 95 का, तो एडमंड स्पेंसर की है। तो सिंपली है, एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफल लिखा है, जो कि एक पेस्टोरल एलिजी है। किसकी डेथ पे उन्होंने लिखा था? सर फिलिप सिडनी जी के डेथ पे उन्होंने लिखा था। ओके, नेक्स्ट वन, द ट्रेजेडी ऑफ रुस्तम एंड सोहराब फॉर्म्स पार्ट ऑफ द 10th century पर्शियन एपिक शाहनामा बाय द पर्शियन पोएट। इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द हीरोज रुस्तम एंड हिज सन सोहराब। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रुस्तम और सोहराब की जो ट्रेजेडी है वो 10वीं शताब्दी के फारसी कवि शाहनामे के फारसी महाकाव्य का एक हिस्सा है। ठीक है, ये हीरो रुस्तम और उसका बेटा सोहराब की दुखद कहानी बताता है। तो कहने का मतलब है शाहनामा से ली गई है ये रुस्तम एंड सोहराब। तो किसकी है वो? पर्शियन पोएट कौन है? शाहनामा किसका है? और शाहनामा से ही रुस्तम एंड सोहराब ली गई है, वो किसका है? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, फिरदौसी का है। किसका है? फिरदौसी। वो पर्शियन पोएट कौन है? फिरदौसी है ये शाहनामा, और इसी पे बेस्ड है रुस्तम एंड सोहराब मैथ्यू आर्नोल्ड का। नेक्स्ट वन, which poem of Matthew Arnold retells a famous episode from Firdausi's Persian epic Shahnama relating how the great warrior Rustam unknowingly slew his long lost son Sohrab in single combat। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैथ्यू अर्नोल्ड की कौन सी कविता है जो फिरदौसी के फारसी महाकाव्य शाहनामे की एक प्रसिद्ध प्रसंग का पुनः कथन करती है, मतलब दोबारा से सुनाती है कहानी, जिसमें बताया गया कि कैसे एक महान योद्धा रुस्तम ने अनजाने में ही अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे सोहराब को एक ही युद्ध में मार डाला। तो मैथ्यू अर्नोल्ड की वो कौन सी कविता है? डी करेक्ट हो जाएगा, सोहराब एंड रुस्तम। नेक्स्ट वन, इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम इज़ अ पोएम बाय ब्रिटिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पब्लिश कब हुआ था? 1850 में। इट इज़ अ रिक्वेम फॉर द पोएट्स बिलवेड कैम्ब्रिज फ्रेंड who died suddenly of a cerebral hemorrhage in Vienna in 1833 aged 22। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन मेमोरियम जो AHH यानी कि आर्थर हेनरी हेलम, ये एक पोएम है जो कि ब्रिटिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी का है, जो कब पब्लिश हुआ था? 1850 में ये पब्लिश हुआ था। ये कवि के प्रिय कैम्ब्रिज फ्रेंड हैं, और जिनकी डेथ कब हुई थी? जिनकी वियना में क्या हो गया था? एक सेरेब्रल हैमरेज हो गया था, यानी कि हैमरेज हो गया था उनको वियना में, 1833 में हुआ था। उनकी एज कितनी थी? 22 साल की थी। तो कौन है वो? मैंने पहले ही बता दिया। और उन्हीं की डेथ पे इन्होंने लिखा था, इन मेमोरियम लिखा था, ये ध्यान रखना है। उन्हीं की डेथ पे कौन लिखा था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। 1850 में ये पब्लिश हुआ था, और उनकी वियना में डेथ हो गई थी, हैमरेज हो गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे ए पे जाएंगे, आर्थर हेनरी हेलम। ओके, 98 का ए। नेक्स्ट वन, चलिए, रिपीटिशन ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेज क्लॉजेज सेंटेंसेज आज वर्ड्स स्पेशली फॉर रिटोरिकल और पोइटिकल इफेक्ट। तो रिपीटिशन हो रही है विशेष रूप से एक अलंकारिक और काव्यात्मक प्रभाव के लिए, जो क्रमिक यानी कि फ्रेज का हो, चाहे क्लॉज का हो, चाहे सेंटेंस का हो, चाहे वर्ड्स का हो, स्पेशली ये एक रिटोरिकल या पोइटिक इफेक्ट होता है। यानी कि ये रिपीटिशन होती है, उसे हम क्या कहेंगे? चाहे वो आपकी फ्रेज की रिपीटिशन हो, चाहे क्लॉज की या सेंटेंस की, उसे हम क्या बोलेंगे? 99 का। सो राइट आंसर यहाँ पे एनाफोरा हो जाएगा। ओके, एनाफोरा हो जाएगा। एनाफोरा में क्या होता है? मतलब चाहे कोई फ्रेज हो, कोई क्लॉज हो, कोई सेंटेंस हो, उसकी रिपीटिशन बार बार होती है,
सेम, शुरुआत में ही बिगनिंग में रिपीटेशन होती है उसे हम एनाफोरा बोलते हैं, और वही चीज़ एंड में अगर रिपीटेशन होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एपिस्ट्रॉफी बोलेंगे। ये अपने ध्यान रखना है, एपिस्ट्रॉफी, ठीक है। एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी मैंने नहीं बोला है, एपिस्ट्रॉफी इसे कहा जाएगा। जो एंड में आपके एंड में आपका रिपीटेशन होता है उसे एपिस्ट्रॉफी, शुरुआत में बिगनिंग में होता है एनाफोरा। नेक्स्ट वन, अ वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल आर वर्ल्ड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लोगों या दुनिया के बारे में हमेशा सत्य व्यक्त करने वाला एक प्रसिद्ध वाक्यांश क्या कहलाता है? एफोरिज्म। एफोरिज्म एक शुक्ति को कहा जाता है, एडेज कहावत को कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अडेज हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलिए 15 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ डक इज, तो डक आपका ये डक आपका क्या है, फेमिनाइन है, इसका मस्कुलिन फॉर्म बताना है। डक का मस्कुलिन फॉर्म क्या है ये बताना है, डक का मस्कुलिन फॉर्म। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, ड्रेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, द वर्ड इन्वेड हैज़ द नाउन फ्रॉम, तो इन्वेड इसका नाउन क्या हो जाएगा, इन्वेड, इन्वेड का नाउन क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन्वेजन हो जाएगा। ION ये लास्ट में रहता है आपका, इन्वेजन मतलब वो नाउन ही रहता है। नेक्स्ट वन, ये आपका स्पॉटिंग एरर है, इससे क्वेश्चन आ गए हैं। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपका टुगेदर आ जाए, टुगेदर आ जाए, एज वेल एज आ जाए, अलोंग आ जाए, अलोंग विद आ जाए, या फिर बिसाइड आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, इनसे दो सब्जेक्ट आपके जुड़ते हैं, दो नाउन जुड़ते हैं। और हमेशा हम दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ेंगे और दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, तो हमेशा हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए एज वेल एज से दो आपके सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, हिज स्टूडेंट है, यहाँ पे द टीचर है, तो हम अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट। तो पहले वाला सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, हैज़ आ जाएगा, हैव नहीं आएगा। तो ये किस पार्ट में एरर था, सी पार्ट में एरर था। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर, इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, 104 में। तो यहाँ पे भी सी पार्ट में एरर है, क्योंकि द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ के बाद, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्रेपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और प्रेपोजिशन की बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी आपका सब वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट में जाता है, उसको देख के कभी भी हम अपनी वर्ब नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे भी ऑफ के बाद स्टूडेंट्स है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको देख के हम नहीं रखेंगे, बिहेवियर को देख के रखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि सिंगुलर है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, all the dictionaries which have been placed on that table by the window needs rebinding, यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है, मतलब सारी डिक्शनरी जो है वो रखी गई है टेबल पे बाय द विंडो, नीड्स रिबाइंडिंग, किस पार्ट में एरर है, 105 में। तो यहाँ पे देखिए डी पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, ऑल द डिक्शनरीज, ऑल द डिक्शनरीज ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी एक मिनट, ऑल द डिक्शनरीज क्या है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, वर्ब भी आपकी प्लूरल ही है। तो यहाँ पे भी, यहाँ तक तो सब सही है, तो यहाँ पे भी नीड आपका क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तो ये भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल ही वर्ब आनी चाहिए, नीड्स नहीं होना चाहिए, नीड होना चाहिए। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम, यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखिए डी पार्ट में एरर हो सकता है, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीरियस प्रॉब्लम बोल सकते हैं या फिर अक्यूट प्रॉब्लम बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन आगे देखेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजिन सिस्टर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे भी आपने देखना है
बी पार्ट में एरर है, क्योंकि कजिन सिस्टर ये आपका सुपरफ्लूअस है, एक साथ नहीं आते हैं, ओनली सिर्फ कजिन ही है, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ये सारा कुछ नहीं लिखना। बल्कि अगर हम ग्रामेटिकली वे में देखें तो ये इनकरेक्ट है, और करेक्ट क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा। उसके साथ हमें कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, तो 108 से 109 क्या करना है, यहाँ पे भी आपने एरर ही ढूंढना है, इसमें भी एरर ढूंढना है। एक मिनट, आई थिंक हाँ, यहाँ से आपका 108 से 109 एरर ढूंढना है। देख लेते हैं इसको भी। दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली दैन द वन आई हैव। इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ तो कोई चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, तो इसको हम लेते हैं, इसको हम छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ओके, मुझे कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। 109 का देखेंगे, यू विल either have to improve your work or I shall have to dismiss you from school। तो इसमें बताना है कि किस में एरर है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपका इधर और हो गया, इधर और हो गया, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूँगी, नीदर नॉर हो गया, नीदर नॉर हो गया, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। तो कभी भी अगर आता है ना, तो इनके बाद अगर आपका नाउन आता है या प्रोनाउन आता हो या फिर वर्ब आता हो इनके बाद, तो वही आपके इधर के बाद भी आना चाहिए। अगर और के बाद, मतलब ध्यान रखिएगा, और नॉर या बट ऑल्सो को ही जब भी आए सेंटेंस में, तो इन्हीं लोग को ध्यान रखिएगा। इनके बाद अगर नाउन आ रहा है तो इधर के बाद भी नाउन आएगा, इनके बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो इनके बाद भी प्रोनाउन ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे है, और के बाद आपका तुरंत सब्जेक्ट आया, क्या आया, आपका प्रोनाउन आया, सब्जेक्ट आया, तो इधर के बाद भी सब्जेक्ट ही आना चाहिए, जो कि नहीं आया है, क्या आया है, वर्ब आया है। तो इसलिए ए पार्ट में एरर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इधर यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, इधर यू आ जाएगा, सब्जेक्ट है ना, तो यू आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यू विल हैव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। 110 से 113 क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट द गिवन। यहाँ पे भी करेक्ट फॉर्म करना है। यहाँ पे देखिए हार्डली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था आपका, हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो हार्डली हो गया आपका, बेयरली हो गया, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, हार्डली हो गया। इनके बाद आपका पेयर किससे बनता है, व्हेन से बनता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इनके बाद तुरंत आपका इन्वर्जन आता है, इन्वर्जन मतलब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए हार्डली के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे शी की, हैड सी की, डिड सी, या फिर सी हैड, क्या आना चाहिए हार्डली के बाद। मैंने बताया हार्डली के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे डिड है, देखिए ये तो हो नहीं सकता ना, ये हो सकता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, यही दोनों में है। अगर हम डिड शी को यहाँ पे लगाते हैं तो वर्ब यहाँ पे डिड शी लग जाएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, जो कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हैड यहाँ पे सही हो जाएगा, हैड शी हो जाएगा। तो हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी हार्डली आ जाए, बेयरली आ जाए, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट आता है, और इनका पेयर किससे बनता है, व्हेन से बनता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, द बॉस वांटेड टू नो डैश द डन द जॉब। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो वांटेड टू नो है ना, तो यहाँ पे जब भी आपका आता है तो इसके बाद हम क्या रखेंगे, टू प्लस हाउ। ये आपने ध्यान रखना है, हाउ जरूर आएगा आपका, कि कैसे करना है, बॉस जानना चाहता है कि ये जॉब कैसे होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, हाउ आई हैड डन द जॉब। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। आई विश आई डैश अ किंग, काश मैं राजा होता। तो इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इमेजिनरी सेंटेंस होता है जो आपका, उसके साथ कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, वर्ब सिर्फ एक ही आता है, वर ही आता है, प्लूरल ही आता है।
तो यहाँ पे वर हो जाएगा। आई विश आई वर अ किंग। नेक्स्ट वन, ओके, इसको स्किप करते हैं, इसको भी चलिए फिर इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट वन पे आते हैं। अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डेड बॉडी ले जाने वाला जो व्हीकल है उसे हम क्या कहते हैं, जो शव ले जाने वाला वाहन उसे हम क्या कहते हैं, एम्बुलेंस की कार्ट की फिर की हर्ष या फिर लॉरी, क्या हम कहते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्ष कहते हैं। ओके, एम्बुलेंस मतलब सॉरी जो डेड बॉडी ले जाने वाली गाड़ी को हम क्या कहेंगे, हर्ष कहेंगे। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर एज डिस्गाइज इज। यहाँ पे क्या, किसी लेखक द्वारा अगर वो अपना नाम डिस्गाइज रूप में ग्रहण कर लेता है, एक काल्पनिक नाम ले लेता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्यूडोनिम या फिर निक नेम या पेट नेम या होमोनिम। होमोनिम मतलब होता है समानार्थी, पेट नेम ही होता है, निक नेम उपनाम होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्यूडोनिम हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन, मैंने जल्दी 1 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद जो क्वेश्चन थे ना वो आपके पैसेज थे 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के थे, तो वो हम पैसेज किसी दिन ले लेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैं लाइव नहीं ले पाई इसलिए रिकॉर्डेड डाल रही हूँ। हाँ, इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। इस क्लास के लिंक पे जाके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।